एस्टेट के लिए आगे का सफर कैसे रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइसाफोरा के फाउंडर और एमडी पंकज कपूर जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। अभी तो रियल एस्टेट से जुड़ा एक ही सवाल है कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर चुकी है। एक सरप्राइज हमने रेट बढ़ोतरी देखी, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखी। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा जो घर खरीदने वाले हैं उनके सेंटिमेंट पर, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की, तो वहां पर आप इसका क्या असर देखेंगे? ये 2 बार जो इंक्रीज हुआ है रेपो रेट, तो टोटल 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। अगर आप इसका इम्पैक्ट एक ईएमआई पे देख लीजिए तो करीब 7% ईएमआई पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर इंक्रीज हुआ। तो ये कहना नाकाफी होगा कि और गलत होगा कि इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। एक घर खरीदार जो 7% इंक्रीज जो है वो एक अच्छी खासी इंक्रीज होती है, तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट के अंदर जो एक तरीके का रैली चल रहा है, क्योंकि प्राइस और पिछले 5 साल से बढ़ा नहीं था, और जिस तरीके से इनकम बढ़ी तो एक परचेजिंग पावर पैरिटीज आई। तो उसको देखते हुए हमने हर मार्केट के अंदर जो है एक अच्छी डिमांड होते हुए देखी है। हर मार्केट में एक हिस्टोरिक लेवल के ऊपर आ गए। साथ में न्यू लॉन्चेस भी हैं, वो एक पीक लेवल के ऊपर हैं, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। करीब आप देख लीजिए तो साल के करीब 1 लाख के करीब यूनिट्स की न्यू लॉन्चेस आ रही है, जो प्री कोविड टाइम से भी ज़्यादा थी। और जिस तरीके का एक पर्सपेक्टिव है गोइंग फॉरवर्ड, न्यू लॉन्चेस बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो इसको देखते हुए ज़रूर लग रहा है कि जो नई सप्लाई आती है तो उसके साथ साथ नई डिमांड आती है, क्योंकि बिल्डर्स ज़्यादा अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर के मार्केट में आते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 साढ़े 8% के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपको इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि अभी जो इंक्रीज हुई है ये मार्केट की डिमांड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और ऐसा नहीं है कि आपको आने वाले क्वार्टर्स में आपको जो है होम लोन के बिके हुए जो घर हैं उसके अंदर कमी होती हुई दिखाई दे। मुझे यहाँ से लग रहा है कि बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो फॉरवर्ड आउटलुक है कि इंटरेस्ट रेट उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर वो 8 साढ़े 8% 9% के ऊपर हो जाते हैं, तब आपको इसका इम्पैक्ट डिमांड पे होता हुआ तो दिखाई अभी देगा। हम बिल्कुल डेंजर लाइन के करीब हैं, पर अभी उस तरफ नहीं पहुंचे हैं आप कह रहे हैं। अभी भी जो है जिस तरह का डिमांड पिकअप है, जिस तरह के न्यू लॉन्चेस हैं, इन सब को देखते हुए लग रहा है कि अभी आप बिल्कुल सेफ पोजीशन पर तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बॉर्डर लाइन पर हैं। पर ये बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन सही है, हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। पर पंकज जी मुझे ये बताइए कि लोन के जिन लोगों ने लोन ले रखा है, मेरे पास भी इनफैक्ट बैंक से आ गया है लेटर कि आपका जो है वो अब पीरियड जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट के लेटर पहुंचने शुरू हो गए हैं जिनके पास लोन है पहले से। बैंक्स अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं कंज्यूमर तक। लेकिन वो लोग जो नया होम लोन लेकर के घर खरीदना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन पर कितना असर पड़ेगा ये रिजर्व बैंक के कदम का और लेंडिंग रेट के बढ़ने का? देखिए, जो प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट है उसके ऊपर उनको घर का मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 2 महीना 3 महीने पहले बात की है, लेकिन अभी तक डील कंज्यूमेट नहीं हुई है, तो वहां पे उन्हें देखना पड़ेगा। हो सकता है उनको रिवाइज रेट के ऊपर वो होम लोन मिलेगा। इसमें ये ऑप्शंस रहती है कि डिफरेंट लेंडर्स होते हैं, वो डिफरेंट रेट के ऊपर अपना होम लोन देते हैं। तो अगर आपको चीपर ऑप्शंस है तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। बट मेरा एक हमेशा एक पर्सपेक्टिव ये रहा है कि ये आज का एक दौर है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने चालू हुए। तो अगर आप एक घर खरीदते हैं तो एक पूरी लाइफ साइकिल में आपको ऐसा दौरान जरूर आएगा कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और कम होगा। ये एक वेव की तरह चलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आज आप घर खरीद रहे हैं और हाई इंटरेस्ट रेट हो गया तो ये डिसवेडिंग और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आज की इनकम के बेसिस पे आप अपनी ईएमआई देख लीजिए, अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक प्राइसिंग पैरिटीज है एक तरीके का। यहाँ पे एक 15 साल के बाद का एक ऐसा फेज आया है जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस और इनकम के बीच में पैरिटी आई है। एक डिमांड में तेजी है और एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है। यहाँ से प्राइस की अंदर एक प्रोडक्टिविटी दिखती है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड इंटैक्ट रहेगी।
अगर आपकी ईएमआई के ऊपर आप घर खरीद सकते हैं तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, क्योंकि आज भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होता तो ऐसा नहीं है कि पिछले नेक्स्ट 5 साल के अंदर आपको इस तरीके का एक फेस बिल्कुल आएगा। आप कभी भी इंटरेस्ट को लॉक नहीं कर सकते, वो आगे पीछे वेव की तरह, जैसे अभी पंकज जी ने कहा, वो बढ़ता है। अभी पिछले 2 साल हमने देखा जितने भी लोगों ने होम लोन अदा कर रहे थे वो जिस रेट पर उन्होंने लिया था उससे कम रेट पर इंटरेस्ट दे रहे थे। तो ये जो है ये एक आप इसे लॉक नहीं कर सकते, ये स्टैग्नेंट नहीं होगा, बदलेगा ही। पंकज जी, एक बहुत ही अहम बात जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में आई है वो है कि कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जो है प्रॉपर्टी लोन देने का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया, इनकी लिमिट को बढ़ा दी गई है। इससे टियर 2 और टियर 3 में हम देखेंगे कि हाउसिंग डिमांड को भी मदद मिलेगी और उनका दायरा बढ़ा है। इसका आप क्या असर देख रहे हैं? इसका मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा असर है और ये पिछले बजट की डायरेक्शन में है। अगर आप देख लीजिए तो गति शक्ति प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स और जो एक्सपेंशंस ऑफ क्रेडिट है, छोटी छोटी जगह तक वहाँ पर पहुँच जाए, इसकी डायरेक्शंस में गवर्नमेंट ने कदम किया। और अगर आप डेटा भी देखिए तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर जो है हाउसिंग मार्केट की ग्रोथ जो है ज़्यादा दिख रही है। पेंडेमिक के बाद जो आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया और वर्क फ्रॉम होम टाउन कल्चर आया और जिस तरीके का इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, इसके लिए आपके पास ये ज़रूरी था कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस रहे और छोटे छोटे शहरों में जो रिक्वायरमेंट होती है होम लोन की उसको कैटर कर सकें। क्योंकि जितने भी बड़े HFCs हैं, कुछ एक बैंक्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ज़्यादातर जो रूरल और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ थी उसकी डिपेंडेंसी कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर थी। तो एक बड़ा अच्छा कदम है और आई थिंक ये होम लोन के मार्केट को विस्तार करने में बहुत कामयाब हुआ। जी, हम भी यही रीड कर रहे थे, पर आपने भी अब इस बात का जो एक तरह से हमें पृष्ठांकन दे ही दिया है कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो होम लोन की लिमिट बढ़ाई गई है, इसमें बहुत अहम बात जो पंकज जी ने कही कि लोग वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम टाउन जो करने जा रहे हैं टियर 2 और टियर 3 शहरों में, वो घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग से मदद मिलेगी। अच्छा, हमने अभी तक होम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अब मैं रियलिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाहूँगी। रेपो रेट बढ़ने से रियलिटी कंपनियों को भी तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो कर्ज है वो महंगा मिलेगा, और क्या हम देखेंगे प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, क्योंकि अगर उन्हें महंगा कर्ज मिलेगा तो वो महंगी प्रॉपर्टी बेचेंगे। देखिए, अब ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आज अगर आप महंगी घर बेचेंगे तो आप कम घर बेचेंगे और स्लो सेल्स होगी। तो अगर स्लो सेल्स होती है और अब रेरा आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो आपको ज़्यादा लोन लेना होगा क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि बिल्डर्स के पास इतना ज़्यादा स्कोप है जिस तरीके की सप्लाई का फ्लो हमें मार्केट में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मॉडरेट इंक्रीज प्राइसेस में होगी और हो सकता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिल्डर अभी भी आपको डिस्काउंट पे दे, जिसके थ्रू वो अपनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को और लैंडिंग के जो भार है उसको कम कर सके। तो पर्सपेक्टिव ये रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्डर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। उनके पास कम स्कोप है प्राइस बढ़ाने का, हालांकि उनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उनके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट होगा और इस मार्जिन को मेंटेन करने के लिए उन्हें वेलोसिटीज जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो डिफ़िकल्टीज बिल्डर्स मार्केट के लिए है, बट ज़्यादातर यही है कि जब बिल्डर्स स्ट्रेस में होते हैं तो एक कंज्यूमर मार्केट उभर के आता है। ये हमने पिछले कोविड के पीरियड में देखा कि डिस्काउंट्स और ऑफर्स तभी आते हैं जब मार्केट में स्ट्रेस होता है, तो एक बायर्स मार्केट बना रहेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि ये बायर्स मार्केट है। जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी का समय सबसे बेहतरीन समय हो सकता है।